हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक सब टॉपिक है जिसको हम केमिकल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को तो लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बेसिकली केमिकल शिफ्ट को समझने से पहले हमें जो चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी वो है हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें ये जानना होगा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो एनएमआर स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। और ये एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है या तकनीक है जो कि हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एनएमआर के अंदर जो हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन के ये मोस्ट कॉमनली अवेलेबल न्यूक्लियाई का जो प्रोसेस है एचएनएमआर और सीएनएमआर को भी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। जबकि आईआर के अंदर हमारा क्या होता था कि आईआर हमें सिर्फ रिवील करती थी कि जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारे पास एनएमआर है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है जो मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट एटम है ना, ठीक है, और उनकी जो टाइप वगैरह जो स्टडी की जाती है सारी की सारी चीज़ें हमें एनएमआर जो है वो डिस्कस करके बताती है। और जब हम जो एचएनएमआर पढ़ते हैं, प्रोटॉन जो हमारे पास होती है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, तो हमारे पास वन कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईच ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। तो वो पूरे का पूरा जो है उसका इन्वायरमेंट डिस्कस कर सकता है। इट मीन्स कि हमारा जो एनएमआर है वो हमें उस मालिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि उस मालिक्यूल का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का है। तो अगर हम आईआर हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। अगर हम आईआर और एनएमआर को कंबाइन कर लें तो हमारा जो पूरा एक अननोन मालिक्यूल है जिसका हमें नहीं पता, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में कम्प्लीटली तौर के ऊपर जो है वो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर है हमारे पास। हमारा केमिकल शिफ्ट, तो केमिकल शिफ्ट हमारे पास बेसिकली ये एक मेजर होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, जिसके ऊपर एक न्यूक्लियस हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसका जो एक्सप्रेस करने का जो हमारे पास सिनेरियो है, जो तरीका, यानी कि इसको किस फॉर्म के अंदर शो किया जाता है, तो वो हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इसको पीपीएम के अंदर शो किया जाता है। इसका जो यूनिट है हमारे पास वो पीपीएम के अंदर है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको एग्जांपल से स्टार्ट किया जाए कि यानी कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, किस तरह से स्टार्ट होती है और क्या चीज़ नहीं है। तो एक चीज़ तो बेसिक है, ये हमारे पास है पीपीएम के अंदर होती है। उसके अलावा केमिकल शिफ्ट हमारे पास इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है ना वो रेंज करती है हमारे पास 0 से लेकर 12 तक। 0 से लेके 12 तक। इसके अंदर हमारे पास एक रेफरेंस कंपाउंड यूज़ किया जाता है जिसको हम टीएमएस कहते हैं, टेट्रामिथाइल सिलिकेट हमारे पास जो होता है, ठीक है। और जो हमारे पास टीएमएस है ये रेफरेंस कंपाउंड है और ये पीक शो करता है हमारे पास 0 पीपीएम के ऊपर, ठीक है। और जबकि हमारे पास इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 12 प्रोटॉन्स होते हैं और वो हाईली शील्डेड प्रोटॉन होते हैं या शील्डिंग प्रोटॉन्स होते हैं। यही वजह है कि उसकी जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो वो क्या होती है, 0 होती है। केमिकल शिफ्ट रेंज करती है 0 से 12 पीपीएम की तरफ, ठीक है। और अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास चूँकि ये अब्जॉर्बेंस है तो हम इसे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ के अंदर मेजर क्यों नहीं करते, हम इसे पीपीएम के अंदर क्यों मेजर करते हैं। तो उसके लिए हमें एक सिनेरियो डिस्कस करना पड़ेगा, एक चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी। चले, एक हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये स्पेक्ट्रोमीटर है जिसकी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ है, ये उसकी रेंज है। जबकि एक हमारे पास है 60 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रोमीटर है। उसके अंदर जब हम बेंजीन को एनालाइज करते हैं तो बेंजीन जो फ्रीक्वेंसी शो करता है, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पीक शो करता है वो है 2181 हर्ट्ज़। जबकि 60 मेगाहर्ट्ज़ वाले में जो शो करता है वो है हमारे पास 436 हर्ट्ज़। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक ही चीज़ है, दो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रही है, लेकिन अगर चाहे वो रेंज डिफरेंट है, लेकिन वो फिर हमें जो है इस मालिक्यूल को समझने के अंदर थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, जिस वजह से हमारे पास जो है हम इस फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं। हम केमिकल शिफ्ट का जो पीपीएम है उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका हमारे पास फार्मूला है। तो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी डिफरेंट एज ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर के लिए, और अगर हम कन्वर्ट करते हैं जो हमारा हर्ट्ज़ है उसको सिग्मा के अंदर, तो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी ऊपर हमारी जो ऑब्जर्व्ड शिफ्ट आएगी ना, ठीक है, टीएमएस से
वो नीचे हम जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज़ के अंदर वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 300 मेगाहर्ट्ज़ वाला जो था उसके अंदर थी 2181। जब उसको मल्टीप्लाई किया तो 7.2 अप्रॉक्सीमेटली आई। जब 60 मेगाहर्ट्ज़ वाले के अंदर भी हमने उसको क्या किया, जो है वो चेंज किया उसके अंदर पीपीएम के अंदर, फिर भी ये वैल्यू। इट मींस कि अगर हम पार्ट्स पर मिलियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो चाहे हमारे पास जो है जो कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो उसकी जो मर्ज़ी रेंज हो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास सेम आएगी। बेंजीन के अंदर सारे के सारे जो प्रोटॉन होते हैं वो इक्वलेंट हमारे पास रेडिएशन अब्जॉर्ब करते हैं। एक हमारे पास सिनेरियो है कि ये हमारा है 0 से लेकर 12 ppm तक जो है वो वैल्यू है हमारी किसकी, केमिकल शिफ्ट की। अगर तो हमारे पास जो 6 से इस तरफ आ रही है यानी कि कम कम वैल्यू केमिकल शिफ्ट की, तो उसके जो प्रोटॉन्स होंगे जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है वो शील्डेड होंगे, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और इसकी सिग्मा की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर हमारे पास इस तरफ उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वो डी शील्डेड प्रोटॉन होंगे, उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी होगी और इसके अलावा उसका जो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू वो क्या होगी, हमारे पास हाई वैल्यू होगी। बाद ये हमारा जो है वो एक फ़िगर है, ये हमें केमिकल शिफ्ट की फ़िगर पीक्स दिखाई गई हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ये 0 से लेके 12 तक हमारे पास जो है उसकी रीडिंग शो की गई है। 2 पीक शो की गई हैं, एक TMS की जो 0 के ऊपर है, जबकि एक बेंजीन की है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.2 ppm के ऊपर आती है, जिसका मतलब कि ये तो हमारा रेफरेंस कंपाउंड है, इसके लिहाज से जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.2 ppm। तो ये आमतौर पे बेंजीन की जो वैल्यू होती है वो यही 7 से 9 के दरमियान ही रेंज करती है, इधर ही करती है। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट वगैरह चेंज कर दे तो इसी तरह जो है वो रेंज करती रहती है, लेकिन जो आमतौर पे बेंजीन की वैल्यू आती है वो इतनी ही आती है। तो हमें जो ये जो कुछ इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं ना, ठीक है, वो थोड़े से डी शील्डेड हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है और उनकी जो सिग्मा वैल्यू वो भी हमारे पास क्या शो हो रही है, ज़्यादा शो हो रही है। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम मौजूद है उसका केमिकल NMR स्पेक्ट्रम, तो उस पीक्स के लिहाज से हम बता सकते हैं कि हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, आया कि उसके अंदर शील्डेड है, डी शील्डेड प्रोटॉन्स हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है उस लिहाज से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो सिग्मा की वैल्यू को, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ़ेक्ट होता है। तो बेसिकली हमारे पास हम इस कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो जो ट्रेंड होता है केमिकल शिफ्ट का, तो एक इजी वे के साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर वो इन्वॉल्व कर ले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो सब्स्टिट्यूटेड है सेम कार्बन के ऊपर, ठीक है, जिनके हमारे प्रोटॉन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अटैच है। तो जो हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी तो प्रोटॉन हमारे पास क्या होंगे, डी शील्डेड होंगे और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, सिंपली जो हमारी सिग्मा की वैल्यू वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। उसकी वजह क्या है हमारे पास, तो बेसिकली जब हमारे पास जो एलिमेंट अटैच है या जो भी चीज़ अटैच है उसके साथ, प्रोटॉन के साथ, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो रिड्यूस कर देंगे हमारे पास। किस चीज़ को रिड्यूस कर देंगे, वो हमारे पास जो लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग है ना उसको रिड्यूस करेंगे और उसके नतीजे में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी अराउंड द प्रोटॉन्स वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे पास जो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो डी शील्ड हो जाएंगे, वो कहेंगे कि डी शील्ड कर देंगे वो प्रोटॉन को। तो जब प्रोटॉन डी शील्ड होगा तो उसके नतीजे में हमें पता है कि जब वो डी शील्डिंग का इफेक्ट होता है तो वो वैल्यू